अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। वफाकी हुकूमत ने अपना 2020-21-22 का बजट पेश कर दिया। हुकूमत की तरफ से यह कहा गया है कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो ग्रोथ है बढ़ेगी भी, बढ़ भी गई है। आदाद व शुमार अच्छे बताया और ये बताया कि इस साल अवाम को हम रिलीफ देंगे। कितना रिलीफ दिया, कहाँ तक रिलीफ जो है वो दे सकती है हुकूमत, इस पर बात करेंगे थोड़ा आम फहम अंदाज में। पूरा दिन आज अल्फाज का, लफ्ज़ों का और आदाद व शुमार का गोरख धंधा जारी रहा, तो ज़रा उस पर हम बात करेंगे। अपोजिशन ने ज़ाहिर है रिवायती अंदाज अपनाना होता है। सारी अपोजिशन यही होती हैं कि उन्होंने ये कहना होता है कि ये लुट गए, बर्बाद हो गए और ये सब कुछ हो गया। जब अपोजिशन में तहरीक इंसाफ थी वो इन्हें कहते थे, ये जो अपोजिशन है उन्होंने भी नहीं मानना। तो देखना यह है कि क्या वाकई, अगर हम ऑब्जेक्टिवली इसको फोकस करें, क्या वाकई जो है वो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और अगर जा रही हैं तो उसका आम आदमी को फ़ायदा कैसे, क्यों और कब होगा, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तवानाई, साबिक वज़ीर ख़ज़ाने हैं। पिछली बजट स्पीच भी इन्होंने ही पेश की थी, हमाद अजहर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फिर हम कुछ एनालिस्ट और अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे कि वो इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। मैं ज़रा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आज जब वो जा रहे थे बजट सेशन में, तो एक सहाफी ने सवाल पूछा, क्या था जरा वो सुनवाते हैं आपको। खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा? सब खुश हो गया। थैंक यू। हमाद अजहर साहब, सब खुश हो गए? मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा और उम्दा तरीके से बजट पेश भी किया गया और इसके अंदर जो बहुत सारे रिलीफ मेजर्स शामिल हैं। मिसाल के तौर पे जो एग्रीकल्चर के हवाले से छोटे फार्मर्स को जो कर्जा जात इंटरेस्ट फ्री देने हैं, उसके हवाले से फ़ी घर एक फ्री टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसकी बात की गई। एहसास प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड फंड्स रखे गए। मज़ीद को ज़्यादा हार्श टैक्स मेजर्स नहीं लगाए गए, सिर्फ जो अमीर लोगों की कंजम्पशन की चीज़ें हैं उस पर टैक्स लगाए गए और टैक्स ब्रॉडनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। कारोबारों को रिलीफ दी गई। 1.5% टर्नओवर टैक्स होता था सेल्स के ऊपर, उसको 1.25 कर दिया गया। बड़ी देरीना डिमांड थी। इसी तरह छोटी गाड़ियों के ऊपर FED को कम किया गया। मेरा ख्याल है 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख छोटी गाड़ी की कीमत कम होनी चाहिए। उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर भी ड्यूटी कम की गई और लोकल टैक्सेस को भी मज़ीद कम किया गया। तो एक अच्छी, और इसके अलावा बहुत सारी और एक्सपोर्टर्स के मज़ीद इंसेंटिव्स दिए गए। तो मैं समझता हूं कि एक ऑलराउंडेड किस्म का एक बजट था जो ग्रोथ डायरेक्शन पाकिस्तान की सेट कर रहा है। ठीक, दो बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। एक तो ये कि आपकी जो ग्रोथ है इसको प्रैक्टिकली ऑपोजिशन उस तरह फिलहाल चैलेंज नहीं कर पा रही, क्योंकि फिगर्स को चैलेंज करना असल इशू होता है। आपने बजट के अंदर, मैं आज पूरा दिन देखता रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक्सपर्ट्स थे, एनालिस्ट थे, वो उन्होंने कहा ठीक है हमें वो रिलीफ मिला जो हमने मांगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने कहा सिवाय सीमेंट सरिये के महंगा होने के जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ चाहिए था वो मिला। इसी तरह एग्रीकल्चर की बात करें, बम्पर क्रॉप आप कहते हैं हमने सब कुछ किया, वो सब कुछ चीज़ें हुई हैं। जिस सेक्टर को आपने जो है वो फैसिलिटेट किया वो मुतमईन भी है, लेकिन क्या उसके असरात, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पब्लिक में इसी साल जाएगा? क्योंकि वरना ये सिर्फ अल्फाज या आदात का गोरख धंधा कहलाएगा। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आम फहम अंदाज में आप समझते हैं इन बातों को कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि अगर उसे घर सस्ता नहीं मिलेगा, क्या आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कुछ दिया, एग्रीकल्चर में आपने क्या किया, उसको कैसे पता चलेगा जब तक उसे गंदम, दालें, चीनी, अगर आप ये कहते भी रहे हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन आप ये कहते हैं कि अब आपके पास एक्सेस है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपके पास ज्यादा हुई थी और आपको माशी तौर पर इसका फायदा हुआ था? और आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई हैं लेकिन उस एक्सपोर्ट्स के नतीजे में पाकिस्तान की आवाम को क्या फायदा हो रहा है? इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दें। देखें, दो तरीकों से आप ये जो जितना भी हुकूमत का निज़ाम है, मईशत का निज़ाम है, आदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा जिसे आप कहते हैं, इसके पीछे जो मकसद है वो आम आदमी को फ़ायदा देना है। इसके पीछे मकसद जो है वो बड़े अमीर आदमी को फ़ायदा देना नहीं है, सनतकार को फ़ायदा देना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सनतकार को फ़ायदा पहुंचे। बट अभी तो अमीर को फ़ायदा हो। मैं आपको बताता हूँ ना, इसी तरफ मैं आ रहा हूँ। इवेंचुअली सनतकार को भी इसलिए फ़ायदा दिया जाता है कि वो मज़ीद सनत लगाए और मज़ीद लोगों को रोज़गार दे, और हमारी हुकूमत का तो ख़ास तौर पे जो फोकस है वो आम आदमी के ऊपर है। कैसे हम देंगे ये रिलीफ? दो तरीके हैं। एक तो ट्रिकल डाउन, जैसे आपने कहा कि जब मईशत बढ़ती है, आगे सनत बढ़ती है, सनत का पहिया आगे चलता है, रोज़गार पैदा होता है, मईशत इंडस्ट्री और लगती है, उसमें रोज़गार पैदा होता है, इंडस्ट्री का माल जो है वो बड़ी और छोटी दुकानों पे आता है, वहाँ ताजिर को फ़ायदा होता है, वहाँ पे भी रोज़गार पैदा होता है,
और फिर इस तरह एक पूरा निज़ाम चलता है और यही सिलसिला ज़राअत में भी चलता है। एक तो ये है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और माशी तरक्की तेज़ हो। प्राइवेट सेक्टर जो है वो जॉब क्रिएशन का सबसे बड़ा इंजन है, याद रखें। हुकूमत जो है उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं ना कि मैं भर्तियां करना शुरू कर दूं अपने महकमों में, वो नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा नौकरियां वहां पे होती हैं। दूसरा हमारा जो जुज़ है वो है कि जो लोग फिर भी पीछे रह जाते हैं इस मईशत की तेज़ी के बावजूद, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है, काफ़ी सालों तक आप ग्रो करें तो ये नीचे तक भी असर जाता है। तो उसके लिए फिर हम जैसे एहसास प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम लेके आते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं जो हम किसानों को देना चाह रहे हैं, तमाम किसानों को, घरानों को देना चाह रहे हैं। हर घर में आप एजुकेशन दें, स्किल दें, हुनर दें, जिससे वो आम आदमी जो है उसको फ़ायदा पहुँचे। और आपने जैसे देखा कि आप सब्सिडीज़ फिर देते हैं या टैक्स छोड़ते हैं। इस वक्त दुनिया का शायद सबसे सस्ता तेल पाकिस्तान के अंदर रुपयों में बिक रहा है। बाकी इर्द गिर्द देख लें, हिंदुस्तान में देख लें या मगरबी ममालिक में देख लें, कहीं ज़्यादा महंगा तेल है। ये सारे वो चीज़ें हैं जिनके लिए एलोकेशन की गई है आम आदमी के लिए। हमें मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में खाने पीने की अशिया में एक महंगाई आई हुई है, तो उसके साथ भी हमने डील करना है, उसके लिए भी बंदोबस्त किया गया है। और दूसरी तरफ मईशत का पहिया तेज़ चला के और एक आम आदमी को ये जो 4-5 मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, इससे बॉटम्स अप अप्रोच, यानी ट्रिकल डाउन तो टॉप डाउन होती है ना, तो बॉटम्स अप अप्रोच जो है दोनों को इस बजट के अंदर इंटीग्रेट किया गया। ठीक, IMF इसकी शराइत का क्या बनेगा, क्योंकि अभी तो आपको 8-10 दिन लगेंगे बजट पास करवाने में। जी। अभी मैं नहीं जा रहा सियासी बयानात पे, ऑपोजिशन क्या कह रही है हम ये करेंगे। IMF ने आपको कहा है कि आप मजीद बर्डन डालें उसी टैक्स पेयर के ऊपर जो ऑलरेडी नेट में मौजूद है। टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपने क्या किया, 3 साल में कितना ब्रॉड किया। दूसरी चीज यह है कि IMF की कंडीशंस को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर आप आवाम के लिए सोच रहे हैं कि हम IMF की इन टफ कंडीशंस को नहीं मानेंगे, जो ऑलरेडी पिसा हुआ तबका उस पर मजीद दबाव नहीं देंगे, तो फिर आप करेंगे क्या? क्योंकि IMF के पास जाए बगैर भी आपके लिए मईशत चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो बेशक आप जो भी टारगेट सेट करें उससे आप पीछे ही होते हैं, और बड़ा टैक्स चाहिए होता है आपको सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम को रन करने के लिए। देखें, हम ये कह रहे हैं, IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि आप अपने खसारे कम करें और आप जो है वो अपनी चादर के अंदर ही अपने पाँव फैलाएं। बेसिकली उनकी जितनी भी पॉलिसियाँ होती हैं उनका मंतक ये होता है। और आप इस मकसद को हासिल करने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब हम उन्हें ये कह रहे हैं कि देखें, हमने आपको ने जो हमें टारगेट दिए थे उस पर ओवर परफॉर्म किया, यानी उसे हम आगे गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो उनका टारगेट था, हमारे रिजर्व्स उससे ज़्यादा बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट का उनका जो टारगेट था उससे भी हम आगे गए, क्योंकि वो तो डेफिसिट की बात कर रहे थे, हम सरप्लस में चले गए। आपका सर्कुलर डेट का उनका टारगेट ज़्यादा था, 450 अरब था, हम तकरीबन 200-250 अरब के इजाफे के साथ उसको क्लब कर लेंगे, तो वहाँ पर भी हम ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 4700 अरब से ज़्यादा का इस साल टैक्स इकट्ठा करेंगे, तो हम अपने टैक्स टारगेट को भी कुछ हद तक एक्सीड कर जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं जो आपने सेट किया है गोल, जी मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। इसके अंदर जो हमने गोल सेट किया है कि हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ज़रिए आप कुछ अपना टैक्स टारगेट जो है उस तरह मीट कर सकते हैं, टैक्स का रेट बढ़ाए बगैर। और जो पीछे रह जाता है उसके अंदर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है कि हमने कुछ टैक्सेशन मेजर्स लिए कि जैसे अमीर लोगों की जो कंजम्पशन की आइटम्स हैं उस पर हमने टैक्सेस लगाए हैं, तो कोई 100-200 अरब आपको वहाँ से 200-250 अरब मिलेगा। और जो बाकी 200-250 अरब का रेजिड्यू रह जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन निकालने के बाद, तो उसको आप मीट करेंगे अपने टैक्स ब्रॉडनिंग के जरिए। ये हमारा और उनका जो है वो, और हम उनको ये कह रहे हैं कि देखें जो आपकी बॉटम लाइन है। बट आप टैक्स ब्रॉडनिंग करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने पे भी, और FBR की इन्फोर्समेंट बेहतर करके भी, नए तरीके निकाल के, लेकिन नई टेक्नोलॉजी निकाल टारगेट आप अचीव कर सकेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर हम इस साल 3800 से 4700 पे या उससे ज्यादा पे चले गए हैं, तो अगले साल 5% ग्रोथ देख लें। अगर IMF शराइत नहीं मानता आपकी और आप उसकी, तो क्या होगा? क्या हम बगैर IMF के भी चल सकते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो ये है कि IMF के प्रोग्राम में हम रहेंगे और वो हमें कुछ अरसा देंगे, देखेंगे कि जो हमारा रास्ता है जिसको हम कह रहे हैं कि उसको अपना के देखा जाए, उसके क्या नताइज निकलते हैं आदाद-ओ-शुमार की सूरत में, कि हम कितना, जैसे टैक्स की आप बात कर रहे थे कि टैक्स टारगेट्स किधर जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किधर जाते हैं। अभी तक तो देखें ना कि हमने ग्रोथ का टारगेट भी ओवर परफॉर्म किया। हम अमेरिका से मदद मांग रहे हैं इस मामले में कि IMF से हमारे मामला? नहीं, ये हमारा IMF का बायलैटरल मामला है और इसमें ये कोई दूसरा मुल्क या ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक, ये हमारा अपना उनके साथ एक मामला है। उनका एक बोर्ड ज़रूर होता है IMF का, जिसमें G8 या G7 कंट्रीज बैठे होते हैं पीछे, बट और जो टेक्निकल टीम होती है हमारी बातचीत उनके साथ होती है।
एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है? उस पर जमानों से हम सुनते हैं कि उस पर टैक्स मुझसे मजीद लगने चाहिए, उसको मजीद टैक्स नेट के अंदर लेकर आना चाहिए। उस पर ज़ाहिर मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में इस किस्म के लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते। ये क्या, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के लिए तो इस वक्त टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज टास्क होगा ना मामला चलाने के लिए, तो उस पर आप लोग कहाँ खड़े हैं? वो क्या सोचती है आपकी गवर्नमेंट? देखें आदिल, बहुत सारे जो टैक्सेस हैं ना वो लगे हुए हैं सिस्टम में, कलेक्ट नहीं हो रहे इन्फोर्समेंट की वजह से। उसका हल ये नहीं है कि आप ऊपर और टैक्सेस थोप दें, उसका हल ये है कि जो पहले से कानून मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए और उसकी इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाया जाए। तो हम यही एग्रीकल्चर में भी चाहते हैं। अब एग्रीकल्चर हमारा आपको पता है स्टैग्नेट हो गया है पिछले 30-40 सालों से, यील्ड्स नहीं बढ़ रही, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। तो ऑल्दो इस साल हमें बड़ा अच्छा बम्पर क्रॉप्स मिले हैं, वीट के भी, शुगर केन के भी, मेज़ के भी, और किसान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको खुशहाली भी पहुंची है उस तक, बेहतर कीमतों की शक्ल में भी, और तादाद भी ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर हमने इसको सस्टेनेबल रखना है, इसको हर साल रखना है, तो हमें अपनी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपने किसान को हुनर भी देना पड़ेगा, उसको शायद आमदन भी देनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर पे जितना टैक्स लगना चाहिए उतना लग रहा है आप कह रहे हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर ऑलरेडी इस वक्त टैक्सेशन तो है, मौजूद है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। प्रोविंसेस के डोमेन में वो आता है एग्रीकल्चर, जिसकी से रिकवरी नहीं हो पाती, जिसकी रिकवरी जो है वो बहुत कम है। उन्हीं को अगर आप ठीक कर लें तो आपकी काफ़ी ठीक ठाक रिकवरी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि ये एक और सवाल है कि आप लोग ये 10% पे जरा आ जाता हूँ, वो जो आपने पेंशन और सैलरी पे बढ़ाए जी, ये 10% पिछले साल तो नहीं बढ़ाया कुछ भी, उससे पिछले साल बढ़ाए थे जी। अब आप जहां खड़े हुए हैं 10%, क्या आपने वो रिक्वायरमेंट मीट किया है जो लोगों की डिमांड है? जितनी इन्फ्लेशन हो गई है, जिस हिसाब से जो है वो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, 10% इज मोर देन इनफ? देखें, तनख्वाहें, या पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तनख्वाहें तो आप जितनी मर्जी बढ़ा दें तो वो कम ही होंगी, और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, लेकिन वसाइल की बात है ना। और इस साल जो महंगाई की औसतन शरह जा रही है वो 8 से 9% जा रही है, जो अफरात ज़र की शरह जाएगी CPI की, तो 10% हमने तनख्वाहों में इजाफा जो है वो रिकमेंड किया है। याद रखें कि अभी सारी दुनिया कोविड की लहर से गुजर रही है, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो तो एक्चुअली नेगेटिव इकनॉमिक कंट्रैक्शन में चले गए हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है कि अल्लाह के फजल से और बेहतर हिकमत अमली से हम 4-5% पे ग्रो कर रहे हैं, और इस पोजीशन में है कि हम 10-10% तनख्वाहें बढ़ाएं, वरना बाकी अगर आप दुनिया को देखें तो हाल इतना अच्छा नहीं है। ठीक, टैक्स टू GDP आप अप टू द मार्क नहीं है, कैसे करेंगे? उसका हमने पूरा मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में दिया है। अगर हम ये अपना टारगेट इंशाल्लाह मीट करते हैं नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद तो हम बाय द टाइम हम IMF का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो हम 2 परसेंटेज पॉइंट्स टैक्स टू GDP को इन्हांस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। ठीक, ऑपोजिशन पे जरा आ जाते हैं जी। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि वजीर खजाना किसी और मुल्क के बजट और मईशत पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं है। बजट पास कराने में आपको टफ टाइम देंगे, आप लोग बजट इजीली पास करा सकेंगे? एक ये बता दीजिएगा। दूसरा, शहबाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी गरीब मर रहा है और ये कह रहे हैं मईशत अच्छी हो रही है। ये जो कुछ भी आप बता रहे हैं गरीब पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, जो कि हम पहले ज़ाहिर इसका सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन का एतराज़ आप पे ये है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये नंबर्स आप बता रहे हैं लेकिन आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा। देखें, ऑपोजिशन ना, जो आजकल ऑपोजिशन है, जैसे हम वो टूटी फूटी सी PDM है, उसकी 3 खसूसियात हैं बजट के हवाले से। और वो जिस तरह एक एक्टर होता है ना, जिसने रोज़ाना थिएटर में जाके परफॉर्म करना होता है और एक ही ड्रामा सारी उम्र करता है वो बेचारा, वो ये भी उसी ड्रामे के एक एक्टर है। मसलन 3 चीज़ें आप आदिल साहब कभी नोट कर लें। हर बजट में बजट पढ़े बगैर एहतजाज शुरू कर देते हैं। पिछले साल मैंने जो बजट पढ़ा उसमें एक भी टैक्स नहीं था, इन्होंने डेस्क बजाने शुरू कर दिया कि टैक्स बहुत लगाया। तो पहली इनकी जो ड्रामाबाजी वो ये कि बजट पढ़ते नहीं है, पहले एहतजाज शुरू कर देते हैं। दूसरा जो ये ड्रामा करते हैं वो ये करते हैं कि नारे नहीं अपने बदलते, वही पुराने नारे जो 50 साल पहले चले आ रहे हैं कि जी अवाम दुश्मन और ये फलाना, गरीब को गरीब मार दिया। नए नारे क्या होने चाहिए वैसे? मैं आपको बताता हूँ।